प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम आपसे यहाँ बातचीत करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के नागमती वियोग वर्णन की। यानी इनकी जो रचना पद्मावत है उसके जो भाग है नागमती वियोग वर्णन, उस पर हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर राजमुनि, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य में वियोग वर्णन की एक लंबी परंपरा रही है। जहाँ संयोग के चित्र भी मिलते हैं, वहाँ वियोग के भी मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि विरह की अग्नि में तपा हुआ जो प्रेम है वह वास्तव में शुद्ध और निर्मल होता है। इस बात से लगभग सभी आलोचक और साहित्यकार सहमत हैं। जायसी ने जो विरह वर्णन अपने यहाँ पद्मावत में किया है, नागमती के विरह वर्णन, उसमें हम देखेंगे कि रुदन की जो प्रधानता है वह कितनी व्यापक है। पद्मावत के स्त्री पुरुष सभी विरह में इतने रोते हैं कि पहाड़ पर्वत समुद्र सब के सब जो है अपनी मर्यादा से बाहर जाकर के दुख दर्द का एहसास करते हैं। हिंदी के कवियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने विरह के 4 स्वरूपों को स्वीकार किया है। उनमें पहला है पूर्वानुराग, और दूसरा है मान, और तीसरा है प्रवास गमन, और चौथा है करुण। जायसी का विरह वर्णन पूर्वानुराग की सीमा के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें प्रिय से संयोग होने से पहले ही उसके गुण रूप सौंदर्य और उसकी वीरता को सुनकर उसके प्रति जो आकर्षण, जो तड़प, जो ललक होती है, उसी का नाम साहित्यकारों ने या जायसी ने दिया है पूर्वानुराग। पूर्वानुराग रूप गुण प्रधान होने के कारण सामान्योन्मुखी होता है, लेकिन अगर प्रेम की बात की जाए तो प्रेम व्यक्ति प्रधान होने के कारण विशेषोन्मुख होता है। नायक और नायिका के आपस में रूठ जाने पर जो क्षणिक विरह होता है वह मान के अंतर्गत आता है। प्रिय के परदेश जाने के बाद नायिका का उसे स्मरण करके दुखी होना प्रवास गमन के श्रेणी में रखा गया है। और प्रिय की अगर मृत्यु हो जाए, उसका देहावसान हो जाए, जैसे हम कहते हैं, उससे मिलने की जो कसक होती है, जो टीस होती है, उसका वर्णन जब कभी कोई साहित्यकार या कवि करता है तो वह करुण के अंतर्गत रखा जाता है या स्वीकार किया जाता है। जायसी का नागमती वियोग वर्णन हिंदी साहित्य में वास्तव में अपनी एक अलग पहचान और छवि बनाए हुए है। जायसी का चित्त जितना शारीरिक आकर्षण में रमा है, उससे अधिक पूर्वानुराग में और पूर्वानुराग से अधिक वियोग में रमा है। जायसी ने भावुक हृदय से स्वकीय नागमती के पवित्र प्रेम के सौंदर्य को अपनी आँखों से बड़ी बारीकी से देखा और परखा है। आप ये कह सकते हैं कि जितना आँखों से देखा है उतना हृदय से भी महसूस किया है। नागमती का आदर्श विरहिणी के रूप में हमारे सामने इसी प्रकार जायसी ने लाकर खड़ा किया है। यही जायसी की सबसे बड़ी विशेषता है। नागमती को इस प्रकार वे अपने यहाँ रखते हैं वियोगावस्था में कि वह एक रानी के रूप में नहीं अपने आप को रखती है, बल्कि एक साधारण और सामान्य सी स्त्री के रूप में उनके यहाँ पर दिखाई देती है। उसका विरह प्रवासजन्य है। उसका प्रियतम उसको छोड़ करके, उसको भूल करके कहीं परदेश में जाकर बैठा है और अपने प्रिय के विरह में प्रियतम के पथ को वो रात दिन देखती रहती है और वह कहती है कि मेरे प्रिय का जो पथ है मैं उसको पलकों से भी बहार सकती हूँ अगर मेरा प्रियतम आ जाए। उस पथ पर मैं शीश के बल भी चलना चाहती हूँ। तभी तो वह कहती है कि वह पथ पलकन जाए बुहारो, शीश चरण के चलो सिधारो। बहुत दिन बीत जाने पर भी जब राजा रत्नसेन सिंघल द्वीप से नहीं लौटा तो नागमती की जो धीरता है वो जवाब देने लगी, अर्थात उसका धैर्य डमाडोल होने लगा।
उसने अपनी आंखें अपनी प्रियतम की राह में बिछा दी। राह देखते देखते उसे कहीं न कहीं उसके मन में अनर्थ अनिष्ट होने की आशंका जन्म लेने लगी। नागमती चित उर पतहेरा, पीजो गए पुन कीन न फेरा। नागर काहू नारे बस परा, ते ही मोहि प्रिय सोहू डरा। इसी तरह से कबीर ने भी कहा है अपने यहाँ कि बहुत दिनन की जोबती, बाट तुम्हारी राम। जीव तर से तुझ मिलन को, मन नाही विश्राम। इसी प्रकार जायसी ने विरह की जो व्यापकता है वह बहुत अधिक विस्तृत है। पशु पक्षी सूर्य आकाश पाताल स्वर्ग नरक यानी सारे पृथ्वी से लेकर के पूरे ब्रह्मांड में विरह की विरहाग्नि जल उठी है। चारों तरफ विरह की आग सूर्य जर कांपा, रात दिवस होहे जोता। जायसी ने नागमती के दुख में पशु पक्षियों को भी रोते हुए दिखाया है। वास्तव में ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब हमारी मनोदशा ठीक नहीं होती है तो हमें सामने वाली व्यक्ति और वस्तुएं उनकी बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। फिर फिर रोए कोई नहीं डोला, और आधी रात विहंगम बोला। तू फिर डाहे सब पाखी, के ही दुख रैनन लावस आँखी। चौमासा लग गया है। चौमासा कहते हैं बारिश निरंतर होने लगती है, उसमें कहीं कोई गैप नहीं होता है। तब देखिए प्रियतम परदेश चले गए हैं और बेचारी नायिका असमंजस में। पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, अरे हो दिन माह को मंदिर छावा। मेरे प्रियतम के बिना मेरे मंदिर को छप्पर को कौन छाएगा, मेरे घर का छप्पर कौन छाएगा। ये सोच सोच कर नागमती दिन रात तड़प रही है। जायसी की जो विरह व्यंजना है में चार भारतीय नारी की एक अलग तरह की छवि दिखाई देती है। नागमती एक भारतीय नारी है जो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, गीली लकड़ी की तरह सुरखती रहती है, मन की पीड़ा और दाहक को चुपचाप सहती है और अपने होठ तक नहीं हिलाती। इसी बात को कहते हुए कहते हैं जायसी, बदन पियर जल जगमग होना, और परगत दुबई प्रेम के बहना। जायसी ने विरहिणी के प्रेम हृदय की उस विलक्षण दशा का चित्र बहुत सुंदरता से उपस्थित किया है, जिसमें दर्द का सहते सहते स्वयं भी उसकी पीड़ा उसके दर्द से छुटकारा नहीं पाता है। यदि विरही विरह की पीड़ा से भाग जाना चाहे तो ये प्रेम ही क्या है। जायसी कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा से भागना नहीं चाहिए, और सच्चा प्रेम तो वही है जो उसमें जल जल करके पतंगे की भांति समाप्त हो जाए। जैसे दीपक और पतंगे की मित्रता पूरा संसार अच्छी तरह से जानता है। जायसी ने प्रेमी की अनन्यता को भाड़ और अनाज के दाने के द्वारा बहुत शानदार तरीके से पाठकों के सामने अभिव्यक्त किया है। देखिए कैसे कहते हैं, जरत बजागिन करूं प्रिय छाहा, और आई बुझाव अंगारन माहा। तो दर्शन होई शीतल नारी, और आए आर गिरे करऊं फुलवारी। लाग्यो जरे जरे जस भारू, और फिर भूंजे से तजेऊ नवारू। कहती है कि मैं भाड़ में फिर भूंजी जाऊं तभी भी अपने प्रियतम को नहीं भूल सकती और न ही उनके मिलने की उम्मीद को छोड़ सकती। नागमती एक आदर्श पतिव्रता नारी है। विराग्नि में दग्ध वियोग की जो असहनीय पीड़ा से वो इतनी तड़पती है जो उसकी बस एक ही चाहत रहती है कि वो अपने प्रियतम से किसी तरह से मिल जाए। उसे वासना और शारीरिक आकर्षण की चिंता नहीं है। उसका जो हृदय है वियोगी हृदय बार बार एक ही पुकार करता है। कैसे, मोहि भोग सो का जनवारी, और सोह दीठ के चाहन हारी। वह वेदना के अंतःकरण के बहुत शानदार चित्र जायसी ने अपने यहाँ रखे हैं कि जायसी के यहाँ विरह की जो पीड़ा है, जो टीस है, जो कसक है, वो बहुत व्यापक है। हाँ, आगे कहते हैं कि कहीं प्रिय के चरण पड़ जाने से उसकी मुक्ति हो जाए। नागमती के निम्न कथन में हम इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। कैसे
यह तन चारों छार के, कहो कि पवन उड़ाओ। मकुत मारग मह पड़े, कंत धरे गह पाए। इसी तरह की बात कबीर भी अपने यहाँ कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि कबीर ज्ञान और प्रेम के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं, जबकि जायसी का जो प्रेम दूसरे ढंग का है। कबीर कहते हैं कि या तन जारो मस करो, लिखूं राम का नाम, और लेखन करूं करंक के, लिख लिख राम पठाऊं। विरह ताप की मात्रा की अधिकता सूचित करने के लिए जायसी ने एक अलग तरह की ऊहात्मकता पैदा करने वाली शैली का सहारा लिया है। लेकिन इतने के बाद भी जायसी का जो विरह वर्णन है वो रीतकालीन कवियों के विरह वर्णन और प्रेम की तरह नहीं है। हृदय की वेदना को अभिव्यक्त तो करती हैं, लेकिन जायसी की जो अभिव्यक्तियां हैं मजाक तक सीमित नहीं रहती, उनमें एक गंभीरता है, न केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित है। जायसी की इसी गंभीरता की वजह से जायसी जो है अन्य कवियों से एक अलग स्थान अपना बना पाते हैं। हाड़ भय सब किंकरी, नसें भई सब तात, रोम रोम ते धुन उठे, कहो पिया कही बात। और जायसी की उक्तियां कहीं के ऊहात्मकता के पास हैं, लेकिन हृदय को छू लेने वाली मार्मिकता कहीं भी उन्होंने विलुप्त नहीं होने दी। कहते हैं कि जय पंछी के निकट होए, कहे बिरह की बात, सोए पंखी जाए जर, तरवर होई निपात। के बिरह इतना बढ़ गया कि जिस पंक्षी के पास जाती है नागमती वही जल जाता है, और जिस पेड़ के पास जाती है वही पत्ते छोड़ने लगता है। सूर ने भी इसी तरह से कहा था कि तब ये लता लगते अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें। एक जगह और कहते हैं कि पिया बिन नागिन कारी रात। तो प्रत्येक माह में अपनी अलग अलग तरह से जो 12 महीने में जो नागमती का विरह है वो अलग अलग ढंग से चित्रित हुआ है। कहते हैं आषाढ़ महीने को देखिए, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंधुदल बाजा, सावन बरस मेह अति बान पानी, भरन परी हो बिरह झुरानी, भा भादो दू भर अति भारी, कैसे भर रैन अंधियारी, लाग कुवार नीर जग घटा, अब हूँ आओ कंत तनु लटा, कार्तिक शरद चंदू जियारी, और जग शीतल हो बिरह जारी, अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी, दूभर रहने जाई के मुँह काढ़ी, पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाए लंका दिशि चापा, लाग्यू माघ परे अब पाला, बिरहा काल भली उजड़ काला, हरनैन चुबह जस महबट नीरू, तोहि बिनु अंग लाग सर चीरू, फागुन पवन झकोरे बहा, और चौगुन सिउ जाए नहीं सहा, और तन जस पियर पात भा मोरा, तेहि पर बिरह देई झकझोरा, चैत बसंता होए धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी, भावे साख तपन अति लागी, चौआ चीर चंदन बापागी, और जेठ जरे जग जग चले लुआरा, उठहि बवंडर परहि अंगारा, लगे तपे लागे अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पिउ बिन छाजन भई गाड़ी, अब हूँ मया दिष्ट करे, नाहि निठुर घर आओ, मंदिर उजार होत है, नभ के आओ बसाओ। यानी 12 महीनों में आपने देखा किस तरह से वो नागमती वियोग में रोती है। जायसी के विरह की जो प्रकृति संवेदनात्मक और उद्दीपन से परिपूर्ण है। वियोग में प्रकृति के उपकरण जो है सारे के सारे वहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि विरहिणी नागमती के आंसुओं में ऐसा लगता है कि सारी प्रकृति ही डूब गई है और भीग गई है, और पशु पक्षी भी दुखी हैं,
उनमें कोई भेद नहीं है। पशु पक्षी जड़ चेतन सभी से वह अपना व्यथा और कष्ट कहती हुई नजर आती है। नागवती में विरह वर्णन में प्रकृति जो द्रवीभूत होती है वो आधी रात को एक विहंगम बोलता है, फिर रोग कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। जैसी के विरह की दशों दिशाओं का जो चित्रण किया है वह भी अपने आप में अद्भुत है। विरह वर्णन की जो दशों दिशाएं हैं वो अपनी प्रियतम की स्मृति करती हुई कहती है कि जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारों और गर्व, कंत प्यारा बाहरे हम सुख भूलों सब। विरहणी नायिका की अभिलाषा, रात दिवस वह जब, रात दिवस बस यह जीव मेरे, लगो निहारे कंत अब तेरे। और एक और बात है नागमती के वियोग वर्णन की, वो जायसी ने पद्मावती की विरह वर्णन की दशा में ये सच है कि भारतीय प्रेम पद्धति का सहारा लिया है, लेकिन सूफी संत होने के कारण कहीं कहीं फारसी का भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। पद्मावत में इसीलिए मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। विदेशी प्रभाव के कारण वियोग वर्णन में कहीं कहीं कुछ चीज़ें थोड़ा सा लीक से हटकर हो गई हैं। जानो रकत हथोरी बूढ़ी, रवि पर भात तात जूड़ी। विरह ने नागमती को अत्यंत कुशांगी बना दिया। उसके शरीर में केवल हड्डियां बची हैं। शरीर का सारा रक्त तो नेत्रों से आंसू के रूप में प्रवाहित हो गया है। रकत न रहा विरह तनु जरा। इसके अलावा मांस का भुनना, रक्त के आंसू निकलना इत्यादि भी आप देख सकते हैं कि विरह की पराकाष्ठा को बिल्कुल अंतिम छोर तक वह ले जाकर खड़ा करते हैं। बिरह सरागन भूंजे आंसू, गिर गिर परत रकत के आंसू। इस तरह से हम देखते हैं कि जो कवि की कल्पना जो है वह एक पूरे वर्ष निरंतर चलती रहती है कि नागमती अपने प्रीतम की प्रतीक्षा करते करते किस तरह उस वर्ष को व्यतीत करती है। अंत में कहती है कि कुहू की जस कोयल रोई, रकत आंसू घुंघची बन बोई, भय कर मुखी नैन तन राती, को से राव विरहा दुख ताती। उसका रोते रोते आंखें चेहरा सब काला पड़ गया है। जहाँ टा ठाड़ी होई बनवासी, तह तह होई घुंघुच के राशि, बूंद बूंद मह जानो जीव, और गुंजा गुंज करे प्यू प्यू। नागमती मोरनी बनकर वन में पहुंची है। वहां सौंत ने उसे फंसाने के लिए अपना फंदा लगा रखा है और वो कैसे कहती है, कौवा तुम देखो क्या कहना, तेहि दुख भय परास निपाते, लोहू बूढ़ी उठे होई राते, राते बिंब भीज तोहि लोहू, परवर पाक फाट ही तोहू। देखो जहाँ होई सोई राता, जहाँ सुरतन कहे को बाता, नहीं पावस ओई देसरा, नहीं हेमंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, जय सुन आवे कंत। यहाँ कोई भी मेरी बात सुनने वाला नहीं है और मेरा दुख दिन प्रतिदिन हर पल बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जायसी ने पद्मावत में नागमती को आश्रय के रूप में यहाँ चित्रित किया है, तो राजा रत्नसेन आलंबन के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। पद्मावती का रत्नसेन से मिलन, 12 मासा, ऋतु परिवर्तन, ये जितनी भी व्यवस्थाएं वो नागमती के प्रलाप, अनुभाव आदि उद्दीपन है। तो नागमती का विरह वर्णन साहित्य में वास्तव में इन्हीं कारणों से एक अनुपम निधि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है और हम इन्हीं विशेषताओं के कारण उनको जायसी को कह सकते हैं कि जायसी के विरह वर्णन की जो गंभीरता है वही उनको हिंदी साहित्य में एक अलग स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।